नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मातृभूमि का महाकवि, जी हां, माखनलाल चतुर्वेदी वो कवि, लेखक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने लेख से अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया था, जिसकी रचनाएं आज भी अमर हैं। उनकी लिखी कविता पुष्प की अभिलाषा आज भी पूरे देश में गूंजती है, तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का कैसा था सफर, वे कैसे देश के सबसे चहेते कवि और लेखक बने। एक रिपोर्ट। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। ये शब्द उस कवि के हैं जिसे देश की आत्मा कहा जाता है। ओजस्वी राष्ट्रभक्ति और अपनी रचनाओं की वजह से जिसने युवाओं में स्वतंत्रता की अलख जगाई, जिसने अपनी कलम के जरिए अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो मध्य प्रदेश की उन विभूतियों में गिने जाते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश से लेकर देश के हर कोने में उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी स्मृतियों का जिक्र किया जा रहा है, उनकी रचनाओं का गान हो रहा है, उनके पत्रकारिता के योगदान का बखान हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ एक नाम नहीं, भारत का गौरव है। मातृभाषा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, साहित्य का अलंकार है, पत्रकारिता की बेमिसाल है। आज उनका नाम बड़े सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। साहित्यकारों और पत्रकारों के लिए वो बड़ी प्रेरणा है, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए वे कई बार जेल गए। उनका ये सफर शुरू होता है साल 1889 से। तारीख 4 अप्रैल 1889, जगह बाबई गांव होशंगाबाद, जिसे आज नर्मदापुरम कहा जाता है। यहाँ के बाबई गांव में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। पिता गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। उनकी माता का नाम सुंदरबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। घर पर ही उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और मराठी भाषा भी सीख ली। माखनलाल जी का परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। 19वीं शताब्दी में हमारे जो पूर्वज थे, माखनलाल जी के पिताजी, दादा लोग, ये लोग सब आके बाबई में, होशंगाबाद जिले के बाबई में आके वो लोग रहने लगे थे। उनके पिताजी भी शिक्षक थे और माखन दादा की मूल पढ़ाई बाबई और उसके पास के गाँव में हुई थी। वो 8वीं तक पढ़े हुए थे। 8वीं पास करने के बाद वो जबलपुर ट्रेनिंग के लिए गए थे और जो डिप्टी की ट्रेनिंग होती है उस समय जबलपुर में होती थी। वहाँ शिक्षक बनने की वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली। वो पास करने के बाद उनको शिक्षक बनाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी बचपन से ही मेधावी और संवेदनशील थे। वे राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के चलते नौकरी जरूरी हो गई। दादा तो मंदिर में पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन माखनलाल खुद शिक्षक बनना चाहते थे। लिहाजा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा पास की और शिक्षक की नौकरी करने खंडवा जा पहुंचे। मात्र 16 साल की उम्र में वे अध्यापक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगे। दिलचस्प ये था
कि नौकरी मिलने से पहले ही पिताजी ने उनका विवाह मात्र 14 साल में कर दिया था। 9 साल की 11वीं बाई से उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन 10 साल तक ही ये रिश्ता चल सका। उनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन वो भी नहीं रही, जिसकी वजह से वो टूट चुके थे, लेकिन शब्दों से रिश्ता बरकरार रखा। अध्यापक रहते मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी और खुद को पत्रकार के तौर पर समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी लेखनी की धार को मजबूत किया और खंडवा से ही पत्रकार जीवन की शुरुआत कर दी। साल 1913 में उन्होंने प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादन किया। खंडवा से निकलने वाले राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र करमवीर का प्रकाशन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप का भी संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी के लिखे लेख और संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देते थे। पत्रकारिता करते हुए उन्होंने अपनी नीतियां तय की और सैद्धांतिक पत्रकारिता के जरिए समाज सेवा करते रहे। देखिए, उनके साथ सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो प्रताप जैसे बड़े अखबार से जुड़े रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ उनका संवाद रहा और अपने समय के जितने बड़े संपादक थे, माधवराव सप्रे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, क्रांतिकारियों से उनका बहुत ज़बरदस्त संवाद है। और जिस तरह आज पत्रकारिता में बाजारवाद है, उस समय उन्होंने संकल्प लिया कि कर्मवीर के लिए कोई विज्ञापन के लिए व्यक्ति नहीं रखेंगे। वो कर्मवीर में कोई विज्ञापन के लिए व्यक्ति नहीं रखते थे और एक पत्रकारिता को बड़े उच्च आदर्शों पर उन्होंने किया और उसके लिए उन्होंने नीतियाँ घोषित की अपनी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो उनसे सीखने की है। ये 1914 का साल था जब वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। सतपुड़ा की वादियां और नर्मदा के नीर ने उन्हें क्रांतिकारी संस्कार दिए थे। उन्होंने 1912 में शक्ति पूजा नाम से एक लेख लिखा था। ये लेख सुबोध सिंधु पत्रिका में छपा था। उन पर अंग्रेजों का ध्यान गया। शक्ति पूजा लेख की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके साथियों ने उन्हें बरी कराया। अपने लेख और क्रांतिकारी तेवर की वजह से वे स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में जुड़ गए। वो कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और सखाराम देउस्कर उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको क्रांतिकारी की शपथ दिलाई थी। तो वहीं पर उन्होंने वो शपथ ली क्रांतिकारी की। उस समय शपथ क्रांतिकारी को जो दिलाया जाता था उसमें उनको यदि वो ब्राह्मण है तो एक जनेऊ और गीता और एक पिस्तौल, ये चीज़ें देके और शपथ दिलाई जाती थी। तो मूल रूप से दादा शुरू में क्रांतिकारी थे, परंतु इसके साथ ही वे अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे। कहते हैं कि महात्मा गांधी उनसे इतने प्रभावित हुए और वो कहते थे कि भाषण तो सब देते हैं, लेकिन माखन लाल जैसा कोई नहीं। वे खुद बाबई आए थे ये देखने कि किस धरती ने माखन लाल को पैदा किया है। तो अपने आप में जो उनका योगदान है बड़ा विलक्षण है। और महात्मा गांधी स्वयं इस बात को कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो कहते हैं कि भाई बोलते तो बहुत लोग हैं पर भाषण करना माखनलाल जी जानते हैं। और वे माखनलाल जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि बाबई होशंगाबाद जो उनकी जन्मभूमि है उसके दर्शन करने के लिए महात्मा गांधी आए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व जो अपने समय का बड़ा शिखर व्यक्तित्व है, उन्होंने माखनलाल जी की जो लोकप्रियता थी उससे प्रभावित होकर के उनकी जन्मभूमि के दर्शन किए। कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत में जेल जाने के बाद उनके दोस्तों ने सलाह दी कि क्रांतिकारी लेख लिखो, लेकिन थोड़ा बचकर। इसके बाद तो उन्होंने अपने दोस्तों की सलाह मान ली। माखनलाल चतुर्वेदी ने अलग अलग उपनामों से लेख लिखे। कभी श्रीहरि, एक विद्यार्थी, कभी एक उच्च शिक्षित उपनाम दिया, कभी एक भारतवासी, वनमाली, कभी एक भारतीय आत्मा उपनाम से लेख लिखे। बाद में उनके एक भारतीय आत्मा नाम पर तो महात्मा गांधी ने मुहर लगा दी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजी हुकूमत इन उपनामों को तलाशती रही, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका। माखनलाल चतुर्वेदी प्रताप का संपादन करने कानपुर चले गए।
प्रताप में काम करते हुए उन्होंने गांधी जी का साक्षात्कार किया। वे गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के पूरी तरह से समर्थक नहीं थे। 1918-19 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने फिर क्रांतिकारी का रास्ता छोड़ दिया और गांधीवादी हो गए थे, परंतु उन्होंने क्रांतिकारियों का कभी विरोध नहीं किया। जब उन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन चालू किया तो अपने प्रकाशन के अंदर उन्होंने जो उसकी जो विशेषताएं हैं, जो उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट रहता है, उसमें उन्होंने बताया कि ये पत्र स्वतंत्रता संग्राम का मूल रूप से वो करेगा, परंतु क्रांतिकारियों की किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करेगा। मतलब क्रांतिकारियों की बात भी उसमें छपेगी कर्मवीर में, और हमारा जो हिंसक आंदोलन था उसकी भी जो सूचनाएं उसमें जाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने पहले क्रांतिकारी और बाद में वो नरम दल के फॉलोअर हो गए थे और उन्होंने साथ दिया था। गांधी जी के भी काफ़ी संपर्क में रहे, मतलब इतना कि गांधी जी का उनसे इतना लगाव था कि एक बार बीमारी की हालत में भी गांधी जी बोले मैं उनके जन्मस्थली पे जाना चाहता हूँ, और वो गए थे। इसका सब विवरण जो है किताबों में और दूसरी जगह उपलब्ध है। तो गांधी जी बीमार, उनको कई बड़े बड़े नेताओं, रविशंकर शुक्ला और दूसरे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश भी करी कि बापू आपकी तबीयत खराब है। प्रताप का संपादन करने के दौरान इसी बीच पंडित माधवराम सप्रे ने जबलपुर से करमवीर निकालने का फैसला किया और 17 जनवरी 1920 को एक बार फिर क्रांतिकारी अखबार करमवीर शुरू हो गया। लेकिन 2 साल बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने इस्तीफा दे दिया और फिर से वे खंडवा पहुंच गए। खंडवा से उन्होंने करमवीर का प्रकाशन एक बार फिर से शुरू किया। करीब 34 साल तक करमवीर का प्रकाशन चलता रहा। अंग्रेज माखनलाल चतुर्वेदी के लेख से घबराने लगे थे, क्योंकि उनके लेख मध्य भारत से लेकर पूरे उत्तर भारत में युवाओं के बीच क्रांति का प्रतीक बन गए थे। उनकी पत्रकारिता से अंग्रेज इतने परेशान थे कि ब्रिटिश सरकार ने कई बार उन पर राजद्रोह के मुकदमे किए। साल 1921 के असहयोग आंदोलन और साल 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी अखबारों के जरिए जनता को जागरूक करने का काम किया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बिलासपुर और जबलपुर की जेलों में रखा गया, जहां कड़ी यातनाएं दी गई। जबलपुर जेल में ही उन्होंने अपनी शानदार तुकबंदी लिखी, जिसका नाम था कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी की आवाज में आप ये तुकबंदी खुद सुनिए। जेल की दीवार की सीमा से बाहर के आमों की डाली पर बैठी कोयल बोल रही है। आधी रात का समय था, अष्टमी का चांद था, वो डूबता जा रहा था और कोयल बोल रही थी। उस समय मैंने एक तुकबंदी लिखी। क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, क्या देख न सकती जंजीरों का पहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना, कोल्हू पर चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ पिट शकड़ का कुआं। इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, स्फाति हो रही क्यों हो कोकिल बोलो। जेल जाने के बाद भी माखनलाल चतुर्वेदी की कलम की धार कम नहीं हुई और उन्होंने जेल की काल कोठरी में अपनी ऐतिहासिक कविता लिख डाली, जो आज भी भारत के कण-कण में गूंजती है। उन्होंने 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर की जेल में बंद रहने के दौरान कालजयी रचना कर डाली। इसका नाम था पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीरानी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीत लिया था।
एक ऐसी कविता उनकी हमेशा के लिए अमर रही, उसका नाम है अमर राष्ट्र। उन्होंने लिखा था, छोड़ चले तेरी कुटिया, यह लुटिया डोरी ले अपनी, फिर वह पापड़ नहीं बेलने, फिर वह माला पड़े न जपनी, यह जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर 100 युग ज्वाला तपना। काव्य रचनाओं का उनका ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन उनकी कविताओं के संग्रह के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ साल 1943 से। उनकी कविताओं का प्रकाशन साल 1943 से शुरू हुआ। कविता का पहला संग्रह हिम किरीटनी लोगों के सामने आया। हर शख्स के जुबान पर हिम किरीटनी संग्रह की कविताएं थी। उनके पहले कविता संग्रह की हर जगह चर्चा हो रही थी, तो साहित्यकार के रूप में उनका ये सफर आगे बढ़ता रहा और नई नई रचनाएं, नई नई कविताओं का संग्रह आता रहा। साल 1951 में हिम तरंगिनी का संग्रह सामने आया। साल 1952 में माता, 1956 में युग चरण और समर्पण, 1960 में वेणु लो गूंजे धरा, 1963 में मरण ज्वार, 1964 में बिजुरी काजल आज रही और 1981 में धूम्रवलय। धूम्रवलय उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1943 में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार दिया गया। 1955 में उन्हें देश के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध काव्य कृति हिम तरंगनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1959 में सागर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। साल 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मखनलाल जी को 1963 में या 62-63 में उनको जब ये पद्म भूषण दिया जाने लगा तो शासन को ये लगा, भारत सरकार को ये लगा कि शायद उनको पुरस्कार देने में कुछ देरी हो गई है। तो उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, गृह मंत्री थे, उन्होंने फ़ोन करके पहले इस बात से उनसे कहा कि हम आपको पद्म भूषण से वो देना चाहते हैं, तो आप लेंगे कि नहीं। तो फ़ोन मेरे पिताजी ब्रजभूषण जी चतुर्वेदी के पास आया था, करवीर कार्यालय के अंदर। वो पूछने आए तो उन्होंने बोला, बड़ा सोच समझ कर ने बोला कि हाँ ले लेंगे, पर हम पुरस्कार लेने दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इस कारण से उनका पद्म भूषण देने के लिए खंडवा के तत्कालीन कलेक्टर डीजी भावे साहब गए थे और वो इनका पद्म भूषण वहाँ से लेकर आए थे। 19 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तत्कालीन राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर और मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इस समारोह में मौजूद रहे। उसके बाद 1965 में मध्य प्रदेश शासन ने उनका नागरिक सम्मान किया था, जिसमें राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और पूरी कैबिनेट, डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे उस समय, द्वारका प्रसाद मिश्रा, वो और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ आई थी और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, कलाकार सब लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ खंडवा के स्थानीय पुलिस ग्राउंड पर उनका सम्मान हुआ था। इस दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी ने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग की। बताया जाता है साल 1990 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है और ये भारत का पहला पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है। देखिए, बड़ी अद्भुत बात है कि शिक्षा पर वो बात कर रहे हैं, पर भरतपुर का जो अधिवेशन है 1927 का पत्रकार संपादक सम्मेलन है, भरतपुर राजस्थान में हुआ, उसमें माखनलाल जी ने सिर्फ शिक्षा की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि पत्रकारिता के लिए विद्यापीठ होना चाहिए, पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। ये बात उन्होंने उस अधिवेशन में कही और बड़े सौभाग्य की बात है कि बाद के दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने 1990 में उन्हीं के नाम से
पत्रकारिता का जो पहला विश्वविद्यालय एशिया कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसे भोपाल में स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी पीढ़ी खड़ा करना चाहते थे जो बहुत ट्रेंड हो, अपने काम को समझती हो, अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर सके, इसलिए उन्होंने इस तरह की कल्पनाएं की। साल 1922 में एमपी सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली के सम्मान में बाबई तहसील का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर माखन नगर कर दिया। आज उनकी जन्मस्थली को माखन नगर के नाम से जाना जाता है। नर्मदापुरम के पहले होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला एक था 1956 के पहले। 1956 के बाद विभाजन में नरसिंहपुर और होशंगाबाद अलग बने। माखन नगर, बाबई का नाम माखन नगर दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर किया गया। वे एक समाचार पत्र के माध्यम से भी स्वतंत्रता संग्राम की अलाप जलाते थे। होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक जेल जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी थे। बाबई उनकी जन्मस्थली थी, लेकिन खंडवा से उनका खास लगाव था। खंडवा उनकी कर्मभूमि बन गई। माखन दादा ने खंडवा को अपनी कर्मभूमि बनाया। करमवीर और प्रभा समाचार पत्रों का संपादन उन्होंने खंडवा से ही किया और खंडवा उनकी यादों में हमेशा ही रहा। खंडवा के लोग आज भी कहते हैं कि जिले में सबसे अधिक बार जेल जाने वालों में दादा माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब उनके निधन के बाद उनकी अस्थि कलश को माखन नगर स्थित वाचनालय में रखा गया तो वो अस्थि कलश भी चोरी हो गया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी के प्रति लोगों का बहुत सम्मान था, इसलिए उनकी यादों को समझने के लिए कुछ लोगों ने अस्थि कलश चोरी कर लिया। देखिए, एक तो इस तरह का कोई उनकी वसीयत सामने नहीं आई अभी तक। एक तो व्यक्ति जब नहीं रहता है हमारे साथ संसार में तो फिर कुछ भी किंवदंतियां जैसी चल जाती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्मभूमि बाबई, अब उसका नाम माखन नगर है और वो भी नर्मदा से बहुत पास है। फिर उनकी जो कर्मभूमि खंडवा रही वो भी नर्मदा के एकदम किनारे पे है, पास है। और जबलपुर भी नर्मदा का वो है जहाँ से उन्होंने कर्मवीर का संपादन आरंभ किया था। तो फिर नर्मदा मध्य प्रदेश में बड़ी पुण्य नदी मानी जाती है, इसलिए नर्मदा के प्रति श्रद्धा, आदर और प्रेम होना स्वाभाविक है। तो ये उनकी इच्छा रही होगी तो बहुत स्वाभाविक है और ऐसा हुआ भी होगा। अस्थि कलश जैसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि रखी गई होगी, क्योंकि उस समय इतना पुराना सन 1968 में उनका निधन हुआ था और उसके बाद कभी ये प्रसंग निकला नहीं। वहाँ जो पुस्तकालय बना वो बहुत बाद में बना है, लेकिन और यदि होता भी तो उससे उनकी कोई स्मृति नहीं बनने वाली थी। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की एक महान विभूति हैं और वो समूचे भारत में ऐसे अकेले साहित्यकार, संपादक, चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम पर उनकी जन्मभूमि का नामकरण कर दिया गया हो, जन्मभूमि का। अब वो बाबई हमारे जो देश में है वो माखन नगर के रूप में जाना जाता है और ये सम्मान भारत में किसी भी भाषा के साहित्यकार को, संपादक को, चिंतक को, मनीषी को नहीं मिला है। तो माखनलाल जी का जहाँ तक सवाल है, उनके बारे में सम्मान की ये हम कहें चरम उपलब्धि जो हो सकती है वो की है और निश्चित रूप से उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, क्योंकि ये दोनों के संयुक्त उससे होता है, प्रस्ताव मध्य प्रदेश ने किया और अनुमोदन उसका भारत सरकार ने किया। ये दोनों हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, हम लोग उनके आभारी हैं। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी से जुड़ा एक किस्सा भी खूब प्रचलित है। कवयित्री महादेवी वर्मा अपने साथियों को ये किस्सा बताती थी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को चुना गया था। जब इन्हें सूचना दी गई तो उन्होंने कहा, शिक्षक और साहित्यकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बना तो मेरी पदावनति होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था, मैं पहले से ही शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते देव गुरु के आसन पर बैठा हूँ। तुम लोग मुझे देवराज के पद पर बैठाना चाहते हो। इसके बाद रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया। महान साहित्यकार, प्रखर कवि
क्रांतिकारी लेखक, ओजस्वी पत्रकार के रूप में उन्होंने हर किसी के दिल में घर कर लिया था। समय बीतता गया। 30 जनवरी 1968 को माखनलाल चतुर्वेदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहते हैं कि सच्चा देशभक्त हमेशा लोगों के दिलों में रहता है। अमर राष्ट्र जैसी रचना करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यकारों के लिए आज भी अमर है। उनकी लेखनी, उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।